तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न और जैसा कि अभी क्लास 1 में हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरह से इस तरीके से हम लोगों ने जीएसटीआर 3B की जो इनिशियल लेवल किस तरह से हम लोगों ने एक्सेल की फाइल में जो डेटाबेस क्लाइंट ने तैयार करके भेजा उसको हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर पोर्टल पे लॉगिन किया व्यापारी की आईडी में और हम जीएसटीआर 3B पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस जो चाहिए थे वो हमने यहाँ पर यस किया, जो ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए थे वो हमने नोट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3B अभी जो मार्च 2020 के लिए हम जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसका डेट जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दिया। जो नॉर्मली जो ड्यू डेट होता है किसी भी रिटर्न का वो उसके अगले महीने की 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करते हैं अपन। तो जैसे ही हम लोग यहाँ हम लोग जैसे नॉर्मली क्या होता है, अभी ड्यू डेट सारी की सारी एक्सटेंड कर दी गई है और मार्च, अप्रैल और मई महीने का ड्यू डेट 30 जून तक हमें ये फाइल करना। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे जो मार्च महीने में हम जीएसटीआर 3B के फिगर्स हम लोग डालेंगे, तो हमने 2 कॉलम लिए हैं। पहला कॉलम हमने लिया है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। देखिए आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, सेल, जिसे हम हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं सेल। तो अगर मैं कोई गुड्स का व्यापारी हूँ या कोई सर्विस का व्यापारी हूँ और अगर मैंने मेरे पूरे महीने भर में जितनी भी सेल की है अपने गुड्स या सर्विसेज की, और जो भी मेरी सेल है चाहे वो टैक्सेबल सेल हो चाहे वो मेरी एग्जेम्प्टेड सेल हो, तो वो सारी की सारी सेल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब सेल अगर आप करते हो और आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो, तो और आपका जो प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, अगर वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है यानी अगर वो टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस है, तो ऐसे केस में जो आपकी सेल होगी उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जिन पार्टीज को आप सेल कर रहे हैं चाहे वो कस्टमर हो चाहे रजिस्टर्ड पार्टी हो, यानी आपकी सारी की सारी जो पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज से आपको टैक्स लेना है, कलेक्ट करना है और वो टैक्स आपको सरकार को देना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स चार्ज में अगर हम कोई सप्लाई रिसीव करते हैं यानी हम परचेज कर रहे हैं, राइट। अब रिवर्स चार्ज का के बारे में आज मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी डिस्क्राइब किया था। मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं लिंक उसके कंटिन्यू आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उसको अटेंड करें, वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और आई एम डैम श्योर कि अगर कोई व्यक्ति उस पूरे प्रोजेक्ट को कर लेता है तो आई डोंट थिंक कि उसे टैली में जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से सारी की सारी क्लासेस अटेंड करें। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो मैं वो लिंक ग्रुप में शेयर करता हूं, तो आप वो क्लासेस बाद में जब टाइम मिले तब जरूर देखें और प्रैक्टिकल भी जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि रिवर्स चार्ज की। तो देखिए रिवर्स चार्ज में ऐसा होता है कि देखिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कैश्यू नट हो यानी काजू हो या आपका रो कॉटन हो, कपास हो, ठीक है, जिसे हम कपास कहते हैं, और तेंदू पत्ते हो, ठीक है, जो बीड़ी रैपर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे रिवर्स चार्ज में आते हैं कि अगर आप इनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जरूर हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर कोई एक रजिस्टर्ड पार्टी अगर किसानों से ये प्रोडक्ट खरीदती है तो उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। they products are called notified goods, right? तो अंडर रिवर्स चार्ज सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 3, रिवर्स चार्ज का के 2 सेक्शन है, 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4। 9 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ये होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दे रखी है वो गुड्स खरीदते हैं या जो लिस्ट दे रखी है वो सर्विसेज परचेज करते हैं, तो फिर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई ली है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी रिवर्स सप्लाई, राइट। और एलिजिबल आईटीसी में आपकी क्या आएगी, जो टैक्स आपने खरीदते वक्त पे किया है। तो हमारे पास ये दोनों कॉलम है, तो हम दोनों कॉलम में चलिए डेटा फीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3.1 टेबल पर, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। क्लिक करते हैं इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो इसमें टोटल मिलाकर 5 अलग अलग ABCDE पॉइंट्स आ रहे हैं। पांचों पॉइंट्स अलग अलग है, पांचों में आगे कुछ डेटा हम लोगों को यहाँ पर फीड करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कोई भी डेटाबेस फेक नहीं डाल सकते, जो एग्जैक्टली बिलिंग हुई है
और जो एग्जैक्टली आपके टर्नओवर हो रहा है या जो आउटवर्ड सप्लाई हो रही है और जो आपने टैक्स लिया वही दिखा सकते हैं। कई सारे लोग फ्रॉड करने के चक्कर में मर्जी आए जो डेटा डाल देते हैं, ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया कि यहाँ कम डाल दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण है कि जो जीएसटीआर 3B है वो उसमें जो आप आउटवर्ड सप्लाई और जो आपका आउटवर्ड टैक्स दिखाते हैं वो आपका मैच होना चाहिए जीएसटीआर 1 से। उसके अलावा जो जीएसटीआर 3B में आप आईटीसी क्लेम करते हैं वो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो सारे के सारे मैचिंग कंसेप्ट चलते हैं, तो कोई भी ऐसे आप मनगढ़ंत चीजें नहीं डाल सकते, आगे जाके फंसने वाला मैटर होता है वो। और ये जो आपके जो रिटर्न्स हैं ये आपको फिर एनुअल रिटर्न जो भरा जाता है जीएसटीआर 9 उसमें सारे के सारे रिटर्न्स रिकंसाइल होते हैं, तो सारे के सारे फिगर्स रिकंसाइल करने पड़ते हैं। तो इट इज नॉट सो इजी। देखने में बहुत आसान लगेगा जीएसटी का रिटर्न भरना, लेकिन इट इज नॉट सो इजी बिकॉज एक छोटा सा मिस्टेक, 1 रुपए का भी मिस्टेक आपको लफड़े में डाल सकता है आगे जाके। सो सारे मैचिंग कंसेप्ट्स हैं, कुछ भी आप यहाँ पर फिगर आउट गलत नहीं कर सकते हैं। जितने जीएसटी के बड़े बड़े स्कैम पकड़े जाते हैं, जितने घोटाले, किसी ने गलत आईटीसी ले लिया, किसी ने हजारों किसी ने करोड़ों रुपए का आईटीसी का घोटाला किया, किसी ने लाइबिलिटी चोरी किया, ऐसे सारे के सारे ये जो घोटाले हैं वो आप ही की मिस्टेक से पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से हमें प्रॉपर और जेन्युइन डेटाबेस फीड करना होता है जो एक्चुअल में हमारा हो रहा है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट को कहा जाता है, ध्यान देना। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड यानी जिनके ऊपर गुड्स, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिनकी गवर्नमेंट ने जिनके ऊपर टैक्स की रेट जीरो कर रखी है। तो ऐसे केस में आपको ऐसी टैक्सेबल सप्लाई बतानी जो इनको छोड़कर हो, मतलब एक्सपोर्ट भी नहीं आए, काउंट नहीं हो उसमें, और एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड भी काउंट नहीं हो। तो देखिए ऐसी कौन सी टैक्सेबल सप्लाई है हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई है। तो देखिए अब मैं वापस यहाँ से मेरे एक्सेल की शीट पे जाता हूँ कि मुझे वो फिगर निकाल कर लाना है जो मैंने टोटल उस महीने में टैक्सेबल सप्लाई की है। तो यहाँ से मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वापस मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और एक्सेल पर लेके जा रहा हूँ और शेयर करता हूँ एक्सेल। अब एक्सेल में मैं आपको बता दूं जो सेल्स बता रखी है टैक्सेबल सेल्स, ये देखिए ये सारी की सारी मार्च महीने की सेल्स है और ये सारी की सारी टैक्सेबल सेल्स हैं। व्यापारी ने डेटा बनाकर दिया है मुझे कि ये सारे मैंने सेल किए, इतनी इतनी तारीख को सेल किया है, इस बिल पर इतना टैक्सेबल अमाउंट है, इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी, ये टोटल है। आईजीएसटी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरे स्टेट में कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा गया है, राइट। तो ये 99% दिखा रहा, मतलब 18% वाली सेल और नीचे एक 12% वाला बिल भी है। तो ग्रैंड टोटल देखनी है हम लोगों को सारी। तो ये सारी ग्रैंड टोटल यहाँ दिख रही है कि आपने टोटल मिलाकर 1,80,950 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई की है, 1,80,950 और 16,113 रुपए का आपने यहाँ पर क्या किया है, सीजीएसटी कलेक्ट किया और एसजीएसटी कलेक्ट किया। तो देखिए ये जो फिगर्स है, तीनों फिगर्स, ठीक है, ये तीनों हमारे लिए काम के, 1,80,950 और 16,113। वापस चलता हूं मैं, 1,80,950 16,113, ये दोनों फिगर हम लोगों को चाहिए, राइट। शेयरिंग स्टॉक और वापस ले चलता हूं मैं जीएसटी पोर्टल पर। दोनों फिगर मैंने, तीनों फिगर देख लिए हैं। मेरी टोटल टैक्सेबल सप्लाई हुई है 1,80,950 एंड आईजीएसटी तो मेरा कुछ बना नहीं इसके ऊपर। सीजीएसटी मेरा टोटल कितना बना, 16,103 एंड इतना 113 सॉरी, और इतना का इतना मेरा एसजीएसटी बनेगा 16,113 रुपए। सो दिस इज व्हाट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि मेरा टोटल टैक्सेबल सेल इतना हुआ, पूरे महीने भर में इतना मैंने सेल किया प्रोडक्ट, और इस पर मैंने इतना इतना सीजीएसटी और एसजीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया। मैंने बिल का डिटेल भी ब्यौरा भी नहीं दिया, मैंने यहाँ पर टैक्स की रेट्स वगैरह कुछ ब्यौरा नहीं दिया, ये सारे जीएसटीआर 1 में जाते हैं। जीएसटीआर 3B में इतना आपको नहीं डालना होता है। आपने सिर्फ ये बता दिया कि इतनी मैंने सेल की और इतना मैंने टैक्स लिया, जो ये मेरी लायबिलिटी, दैट्स ऑल। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपन, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। देखिए एक एक कॉलम और दिख रहा है, सेस। आप में से कई सारे लोगों का कंफ्यूज, यहाँ पर आपने देखा होगा तो आप सर इसमें क्या आता है,
कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे सेस भी एप्लीकेबल है, कॉम्पनसेशन सेस। तो अगर किसी प्रोडक्ट पर, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स है तो उस पे सेस भी एप्लीकेबल है, जैसे आपके मोटर व्हीकल है उस पे भी सेस एप्लीकेबल है। तो ऐसे केस में अगर कोई सेस का अमाउंट भी है तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। ओके, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यानी एक्सपोर्ट यहाँ दिखाना होता है। आज ही मेरे से किसी ने शायद ग्रुप में पूछा था कि एक्सपोर्ट को कहाँ दिखाया जाता है, हाँ सॉरी, किसी ने पूछा था कि एक्सपोर्ट को हम लोग रिटर्न में कहाँ शो करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट को शो करना है। अब उसने ये भी पूछा था कि अगर मैंने टैक्स फ्री एक्सपोर्ट किया है तो कैसे दिखाऊंगा टैक्स फ्री। मान लो आपने 5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और कोई टैक्स फ्री एक्सपोर्ट था, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 5 करोड़ डालना है, यहाँ आईजीएसटी में कुछ नहीं डालना है। फिर उसने ये पूछा था कि अगर मेरा टैक्स बना, एक्सपोर्ट किया और मुझे टैक्स देना पड़ा, तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगा, तो 5 करोड़ का टैक्सेबल अमाउंट दिखाओगे, यहाँ आप टैक्स वैल्यू दिखा दोगे आईजीएसटी का। सो दिस इज वेरी सिंपल कि अगर एक्सपोर्ट किया है तो आपको यहाँ दिखाना है, राइट। और अगर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाना, अगर विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो आपको यहाँ पर फिगर्स डालने पड़ेंगे। तीसरा जो आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, अदर आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आ गई, मतलब आपको एग्जेम्प्टेड सेल दिखानी है। देखिए इस व्यापारी ने एग्जेम्प्टेड सेल भी किया है, कितना किया है, काफी ज्यादा मात्रा में एग्जेम्प्टेड सेल हुई है इनकी। ये आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर, अगर ये जो यहाँ पर ये सारे बिल की टोटल देखें हम, तो सारे फिगर्स आपके 3,93,385, तो ये एक बड़ा अमाउंट एग्जेम्प्टेड सप्लाई का किया है। अब ये मार्च महीने में एग्जेम्प्टेड सप्लाई इतनी सारी मात्रा में की गई है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे होंगे जिन पे टैक्स जीरो है, राइट। तो 3,93,385 रुपए की एग्जेम्प्टेड सेल है, तो आपको यहाँ पर डालना है फिगर 3,93,000, 3,93,385। एक प्रॉब्लम है, यस 385, 385, तो सॉरी 3,93,385 रुपीज का आपका टोटल एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गया, राइट। तो ये आपने एग्जेम्प्टेड सेल यहाँ दिखा दी। अब चूंकि एग्जेम्प्टेड है तो कोई टैक्स के कॉलम तो आएंगे नहीं, आप देखिए आगे कोई टैक्स के कॉलम नहीं। अच्छा, ऐसी कोई सप्लाई आपने रिसीव की है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ रहा है, मतलब कोई ऐसी परचेज की है जिसपे रिवर्स चार्ज देना पड़ रहा है, यानी आपको 9 सबसेक्शन 3 वाली परचेज यहाँ पर दिखानी होती है। तो ये इन्होंने कोई ऐसी परचेज नहीं है जिसपे रिवर्स चार्ज यानी इनको टैक्स देना पड़ रहा है, ऐसी कोई परचेज नहीं है। और फिर यहाँ बताया गया नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यानी आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचा है जिसपे जो जीएसटी में आता ही नहीं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया, उसके अलावा आपका लीकर हो गया, शराब, अल्कोहल, तो ये सारे नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज हैं। अगर इनका भी बिजनेस है तो उसकी टोटल तो आपको यहाँ दिखानी है कि मैंने इतना सेल किया, लेकिन उस पर कोई टैक्स बनता नहीं, तो वो आप यहाँ दिखाएंगे। तो ऐसे केस में ये पांचों कॉलम में आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटीज दिखानी। तो आप बता रहे हो कि मैंने टैक्सेबल सप्लाई इतनी की और इतना इतना मेरा टैक्स मेरे को देना है, और इतनी मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की तो एग्जेम्प्टेड पे कोई टैक्स बनता नहीं, और ये सारे फिगर्स आप क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद ये मैंने अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी खड़ी कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,113 का सीजीएसटी एसजीएसटी, ये मेरा टैक्स लाइबिलिटी जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, मैंने सेल्फ डिक्लेयर किया है, राइट। अब आईटीसी भी मैं सेल्फ डिक्लेयर करूंगा, तो चलिए आईटीसी पर क्लिक करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो परचेज पर आपने टैक्स पे किया है, देखिए इसमें आपको काफी सारा अलग अलग 5 कॉलम दिख रहे हैं, फिर आपको बी सी सेक्शन दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो ए पॉइंट है वो है आईटीसी अवेलेबल, यानी आपको कितनी आईटीसी अवेलेबल है। अब इसमें पहला पॉइंट आ रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट पे कितनी अवेलेबल है, तो इंपोर्ट आपने कोई किया हो तो अवेलेबल हो। अभी इंपोर्ट कुछ नहीं किया इस बंदे ने, इंपोर्ट सर्विस में कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसी कोई रिवर्स चार्ज में आपने इनवर्ट सप्लाई ली नहीं जिसपे आपने टैक्स दिया और अब आपको उसकी आईटीसी भी मिल रही हो, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नहीं आएगा। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कोई इनवर्ट सप्लाई रिसीव की हो, तो ये सारे क्या डिटेल्ड स्टडी वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे अपन आगे जीएसटी की क्लासेस में समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना कि ये शुरू के जो 4 पॉइंट है, इस पार्टी ने कुछ किए नहीं है, ओके। और इंपोर्ट भी नहीं किया गुड्स का, सर्विस भी इंपोर्ट नहीं की, रिवर्स चार्ज में कोई आपने ऐसी सप्लाई रिसीव नहीं की, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपने कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं लिया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जहां ब्रांच मैकेनिज्म होता है, जहां हेड ऑफिस और ब्रांच का मैकेनिज्म होता है,
हेड ऑफिस अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड कर देती है और अपनी आईटीसी अपनी ब्रांचेज में ट्रांसफर करती है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसे कहते हैं आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आईएसडी अपनी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने ब्रांचेज में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। तो बाकी जितनी भी नॉर्मल परचेज पर आपकी आईटीसी बन रही है वो 5वें पॉइंट में आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। ऑल अदर आईटीसी यानी इनके अलावा बाकी की आईटीसी कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है यानी आप कितना क्लेम करना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूँ आपको। जो परचेज आप देखिए, परचेज सिर्फ एक बिल किया है इन्होंने, रोटेट करते हैं इसको, बायोस्टेट कंपनी से परचेज किया है, एक ही परचेज की पूरे महीने में 18,300 की। तो ये फिगर हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, हमारे लिए सिर्फ टैक्स के फिगर्स मायने रखेंगे। 1647 रुपए का सीजीएसटी और 1647 रुपए का एसजीएसटी आपने दिया इसके ऊपर, तो ये आपकी आईटीसी है 1647 रुपए की। तो ये आईटीसी है, तो हम 1647 रुपए का यहाँ पर आईटीसी क्लेम करते हैं। यहाँ पर मैं ऑल अदर आईटीसी में सीजीएसटी में 1647 डाल दूंगा और एसजीएसटी में 1647 डाल दूंगा। इसके अलावा कोई आईटीसी रिवर्स हुई तो रिवर्स का मतलब है कोई परचेज रिटर्न हुआ हो या कोई आपने कोई आप जीएसटी की प्रोविजंस ब्रेक की, उसकी वजह से आपको कोई आईटीसी माइनस करने को मतलब रिवर्स हुई हो आपकी, तो ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। और उसके अलावा कोई इनएलिजिबल आईटीसी आपकी हुई हो, इनएलिजिबल यानी देखिए इनएलिजिबल क्या होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आपको टैक्स तो चुकाना पड़ता है लेकिन उसकी आप क्रेडिट नहीं ले सकते, तो ऐसी आईटीसी कोई है आपकी तो वो भी आपको यहाँ दिखानी पड़ती है। ऐसी कोई नहीं है, हमारा सिर्फ 1647 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है सीजीएसटी का और 1647 का ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसका, एसजीएसटी का। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर फिगर डाले हैं और मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। और जैसे मैंने कंफर्म किया तो देखिए मैंने क्या डिक्लेयर किया, मैंने ये डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट को कि मेरा 16,113 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी 16,113 रुपए का टैक्स बन रहा है, उसमें से मेरे को 1647 रुपए आप माइनस कर दो आईटीसी के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, क्योंकि ये मैंने परचेज करते वक्त दिया है, ये मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। अब देखिए यहाँ से ये जो फिगर आपने बढ़ दिए, अब आपको इसका पेमेंट करना है 16,113 रुपए का। तो चलते हैं अपन यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट में। देखिए एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले तो आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है, सेव रिक्वेस्ट जैसे ही आपने डाल दी ये सेव रिक्वेस्ट, यानी अब आप इन फिगर्स को चेंज नहीं कर सकते, सेव करने के बाद ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करें, प्रोसीड टू पेमेंट। इसमें आपसे सबसे पहले तो आप देखिए मैंने आपको बोला कि टैक्स का पेमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, एक क्रेडिट लेजर से किया जाता है यानी आईटीसी वाले लेजर से, एक आपका कैश लेजर से किया जाता है। कैश लेजर में आपके पास टोटल 400 रुपए यानी 800 रुपए पड़े हुए हैं, सीजीएसटी में 400, एसजीएसटी में 400, यानी कैश में आपके पास 800 रुपए पड़े हुए हैं और क्रेडिट में आपके पास 43,913 की क्रेडिट पड़ी हुई, 43,000 रुपए की क्रेडिट पड़ी हुई, 43,000 रुपए यानी 87,000 की क्रेडिट पड़ी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी इस महीने 16,000 रुपए का जो भी टैक्स बन रहा है वो आपकी इस क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, यानी आपको कैश में पे करने की जरूरत नहीं। अगर किसी व्यापारी के यहाँ क्रेडिट कम हो और उसकी करंट मंथ की लाइबिलिटी ज्यादा हो तो फिर उसे कैश में पेमेंट करना पड़ता है, और अगर कैश लेजर में उतना बैलेंस नहीं है तो उसे चालान के जरिए पहले पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। इट इज जस्ट लाइक अ पेटीएम अकाउंट, राइट। तो दिस इज द ई वॉलेट एक्चुअल में, कि जो कैश लेजर है वो आपका एक वॉलेट है, आपको उसमें सफिशिएंट फंड रखना है अगर जरूरत पड़ती है तो, और नहीं है उसमें फंड और आपको जरूरत पड़ रही है तो आपको उसमें डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो ये जो चालान बनता है जो जीएसटी में जब आप कैश लेजर में पैसा डालते हैं तो चालान के जरिए डालते हैं और उसके बाद आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं नजर आ रही है जहां हमें कैश लेजर तक की नौबत आएगी, क्योंकि 43,000 रुपए का आपका सीजीएसटी की क्रेडिट और 43,000 की आपकी एसजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है, जबकि आपकी करंट मंथ की जो सिचुएशन है, जो लाइबिलिटी है वो 16,000 की फिक्स लाइबिलिटी है, तो ये 43 में से माइनस हो जाएंगे 16,000। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिक कर देता है ये काम। सिस्टम ने क्या बताया आपको कि आपके जो 16,113 रुपए का सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी है उस है हम आपकी आईटीसी से सेट ऑफ कर रहे हैं, सीजीएसटी की आईटीसी से।
तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक ही बता दिया कि इसको हम यहाँ सेट ऑफ कर रहे हैं। और सेट ऑफ करने के बाद देखिए अवेलेबल बैलेंस कितना दिखेगा, 27,800 रुपए तब भी पड़ा रहेगा आपके पास आईटीसी का। उसी तरह से एसजीएसटी की लाइबिलिटी को भी ये एसजीएसटी की आईटीसी सेट ऑफ करेंगे और 27,800 रुपए आपके उसके बाद भी बचेगा। तो क्या मैं ये कर दूं? तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप यही करेंगे, अपनी आईटीसी से ही सेट ऑफ करेंगे, तो ये मैक पेमेंट करना है आपको यहाँ पर। और अगर आपके पास इतनी आईटीसी नहीं है तो आप यहीं से चालान क्रिएट करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हैं और एनईएफटी, आरटीजीएस से भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो चालान को आप प्रिंट आउट निकाल के काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं, बैंक ब्रांच में जाके भी डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन मैक पेमेंट करते हैं। वो वार्निंग दे रहा है कि आप अपनी जो लाइबिलिटी है उसे अपनी क्रेडिट से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मैंने यस राइट और उसने ऑफसेट कर दिया ऑटोमेटिकली। यानी अब आप देख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बता रहा है कि नो नीड, नो पेंडिंग लाइबिलिटी टू पे। अब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है पे करने के। और आपकी जो सिचुएशन है अभी इन दोनों लेजर्स की वो दिख रही है, कैश में अभी भी आपके पास 800 रुपए पड़े हुए हैं, जबकि क्रेडिट लेजर में आपके पास 27,800 रुपए ही बचे, यानी 55,000 की क्रेडिट ही बची। क्योंकि जो क्रेडिट आपकी कुछ 87,000 के आसपास की थी वो आपने यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल किया है। और ये यहाँ पर सेट ऑफ क्लियरली नजर आ रहा है, 16,113 का 16,113 की आईटीसी से सेट ऑफ हुआ और एसजीएसटी की का जो लाइबिलिटी है उसका सेट ऑफ एसजीएसटी की आईटीसी से हुआ। अब आप ये लाइबिलिटी पे करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू फाइल करें। आपने जो भी यहाँ पर किया सारा काम आप उसे डिक्लेयर करते हैं कि आपने अपने नॉलेज और अपने बिलीफ पर किया है। तो आप यहाँ क्लिक करें, ऑथोराइज सिग्नेटरी में आप अपना साइनिंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें और देयर आर टू ऑप्शन, सी फाइल जीएसटीआर 3B विथ ईवीसी और फाइल जीएसटीआर 3B विथ डीएससी। ठीक है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कंपलसरी है। बाकी सारे एसएससी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से फाइल कर सकते हैं। यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसका एक ओटीपी हमारे क्लाइंट के मोबाइल नंबर पर गया होगा। तो वो ओटीपी जैसे ही आपका क्लाइंट के मोबाइल नंबर पर जाए, आपको वो ओटीपी यहां पर डालना है। ये ओटीपी जैसे जैसे ही आया है तो ये मैं ओटीपी यहाँ डाल रहा हूँ 338398 कैपिटल में और वेरीफाई। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका मैसेज आ गया कि आपका जीएसटीआर 3B जो है मार्च महीने का फाइल हो गया, फाइलिंग सक्सेसफुल। ये होता है आपका जीएसटीआर 3B और ये आपका फाइल हो गया कंप्लीटली। और अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप वापस अगर सर्विसेज में जाते हैं, आप रिटर्न्स में जाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं, और आप मार्च महीने में जाके जब आप ये रिटर्न देखेंगे तो नाउ सी जीएसटीआर 3B फाइल आ रहा है। यानी आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द जीएसटीआर 3B ऑफ मार्च मंथ। ऑनलाइन हमने भरा है, सारा का सारा काम आपके सामने किया है। और अब हम लोग कल बात करेंगे आगे और रिटर्न के ऊपर, जीएसटीआर 1 के ऊपर। ठीक है, सो अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी पूछना है किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं इस पूरे आज की दोनों क्लासेस के रिगार्डिंग। किसी को कुछ पूछना है? नो नो, ठीक है, समझ में आ गया। जीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है मैडम, और मजा आता है जीएसटी को पढ़ने में। और जीएसटी के सारे जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं
ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए एक लिमिटेशन है लाइव क्लास का, इसमें मुझे टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, काफी सारी चीजें, मैं ज्यादा टाइम तक उस पर रुक भी नहीं पाता हूँ, डिस्कस भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे टाइम में वो चीजें क्लियर करनी पड़ती। अगर ये सारी प्रैक्टिकल क्लासेस आप क्लासरूम में आके पढ़े मेरे से, तो आई एम डैम श्योर कि आप खुद अगर एक एक या दो दो बार भी ये रिटर्न भरना देख लें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वापस क्लास में, और कल हम लोग वापस बात करेंगे लाइव। ये 2-3 दिन हम लोग ये सारे के सारे रिटर्न फाइल करेंगे और सारे कंसेप्ट देखेंगे, तो आप लोग ये सारी क्लासेस अटेंड करें रेगुलर बेसिस पे। ओके, और एक चीज और है कि आप में से कई सारे लोगों को जूम में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि कनेक्टिविटी एरर आ रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है। तो वो मैंने पिछले 8-10 दिन से ये फेस कर रहा हूँ, उससे पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये शायद जूम जियो के साथ प्रॉब्लम है, जो लोग जियो से कनेक्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्राई करें कि अगर घर में किसी और मेंबर कोई और ऑपरेटर यूज करते हैं तो उनसे आप कनेक्ट करें, तो क्लासेस आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम लोग फिर जूम से स्विच करके, जैसे गूगल मीट भी है और माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक एप्लीकेशन है, उनकी तरफ भी रुक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप ऑपरेटर चेंज कर दो, आप इजीली ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में, थैंक यू सो मच।